स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। बिहार हिस्ट्री के प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम के तहत जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वह है के बिहार में विश्व विरासत स्थल। इससे पहले जब यूनेस्को का 46 विश्व धरोहर समिति की बैठक जिसका आयोजन पहली बार हमारे भारत में हुआ था, इसके समय हमने बताया था कि बिहार में कौन कौन से यूनेस्को के स्थल है उसके बारे में एक डिटेल्स वीडियो लाया जाएगा। उसी क्रम का यह वीडियो है। तो इससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और खास करके बिहार स्पेशल क्लास के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं इस टॉपिक को हम लोग किस प्रकार देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक्स यानी इंट्रो जानेंगे कि विश्व विरासत होता क्या है। फिर हम लोग भारत में यूनेस्को के कुल कितने अस्थायी सूची में शामिल स्थल है उसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि बिहार में कितने यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल हैं, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा यही है। और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि यूनेस्को के बारे में थोड़ा बेसिक से जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रो में देख लेते हैं कि आखिर विश्व विरासत स्थल का मतलब क्या होता है। तो बताया जा रहा है कि एक ऐसा ये स्थल होता है, चाहे वो सांस्कृतिक स्थल हो या प्राकृतिक स्थल हो या दोनों का मिश्रित एक मिश्रित स्थल भी है। सांस्कृतिक स्थल में आप देख सकते हैं कहीं कोई आप साइट्स पे जा रहे हैं, जैसे आप कुतुब मीनार का विजिट करने गए, कहीं लाल किला देखने गए, तो ये सांस्कृतिक स्थल हो गया। प्राकृतिक में आप देख सकते हैं कोई वन्यजीव अभयारण्य हो गया, कोई नेशनल पार्क हो गया। इन सबको क्या किया जाता है, एक यूनेस्को के द्वारा उसको बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक विशेष ये जो स्थान है ये बहुत यूनिक है और कहीं ना कहीं इसका बहुत विशेष महत्व है। तो उनको ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है कि उसको क्या किया जाता है, वो यूनेस्को जो अपना एक लिस्ट में उसको शामिल कर लेता है। तो उसी को हम लोग बोला जाता है कि ये यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची है। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि यूनेस्को के द्वारा जो है किसी प्राकृतिक सांस्कृतिक स्थल को जब उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य का मान लिया जाता है तो उसको क्या किया जाता है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के द्वारा उसको संरक्षित करने के लिए प्रयास किया जाता है, उसको रख दिया जाता है कि ये लिस्ट हमने कर लिया है। और ऐसा बताया जाता है कि यह स्थल जो है इनका बहुत ही विशेष महत्व होता है और ये पूरी दुनिया के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही उत्तम सर्वोत्कृष्ट उदाहरण पेश करते हैं। अब देख लिया जाए, यहाँ पे दो शब्द आया है कि एक अस्थायी सूची और एक अस्थायी सूची क्या है। तो विश्व धरोहर सूची में दो तरीके के स्थल शामिल किए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक अस्थायी सूची होता है और एक होता है अस्थायी सूची। तो अस्थायी सूची कहने का तात्पर्य है कि कोई भी, अगर इंडिया से मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ को शामिल करें, जैसे बिहार का आप देख सकते हैं कि राजगीर में 40 किलोमीटर एक लंबी साइक्लोपियन की दीवार है, जो कि चीन के भी ग्रेट वॉल से बहुत पुराना दीवार है। और उसको जो है कब से कोशिश किया जा रहा है कि अस्थायी सूची में डाल दिया गया है और उसको कोशिश किया जा रहा है कि कब उसको अस्थायी से अस्थायी में डाला जाए, तो अब तक ये नहीं किया जा रहा है। तो यानी किसी भी स्थल को जो होता है सबसे पहले अस्थायी सूची में डाला जाता है, फिर वहाँ से उसको निकाल के क्या किया जाता है, परमानेंटली अर्थात अस्थायी सूची में शामिल कर दिया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको विश्व धरोहर स्थल क्या है ये समझ के आ गया होगा। अस्थायी स्थल क्या है और अस्थायी स्थल क्या है समझ गया। अस्थायी स्थल कहने का तात्पर्य है कि पहले अस्थायी में डाला जाता है किसी चीज़ को। ये अस्थायी में तो कुछ समय के लिए हो सकता है, 6 महीने के लिए हो, 6 वर्ष के लिए हो, बहुत लंबा समय तक के लिए रह सकता है। जैसे बिहार के कई स्थल है जो काफ़ी लंबे समय तक इसमें शामिल है और उसके बाद फाइनली जो उसको क्या किया जाता है, अस्थायी सूची में डाल दिया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत के यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के बारे में। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे जो है जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के हो, सभी एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। और 70वीं BPSC और बिहार स्पेशल जितने भी एग्जाम्स होने वाले, चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार बिजली विभाग हो, बिहार SSC CGL 4 हो, बिहार इंटर स्तरीय हो, इस सभी को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल की क्लासेस भी चलाई जा रही है, जिनमें बिहार करंट अफेयर्स को हम कवर अप कर रहे हैं। बहुत ही डिटेल्स में कवर अप किया जा रहा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि बिहार हिस्ट्री को हम कवर अप कर रहे हैं। बिहार ज्योग्राफी के भी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे हो रहे हैं और काफ़ी हमने लेक्चर को कवर अप कर लिया है। तो इन सब को आप जाकर हमारे चैनल पे आकर देखिए और देखिए कि क्या कंटेंट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराए जा रहे हैं कि नहीं। आप देखिएगा कि जो भी कंटेंट जो बिहार स्पेशल कराए जा रहे हैं वो आप कहीं से भी आप देख लीजिएगा, बहुत ही यूनिक और बहुत ही कम समय में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाए। इससे पहले हमने बिहार ज्योग्राफी के जो आप देख सकते हैं वन्य जीव अभयारण्य के बारे में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया है और उनमें कई ऐसे फैक्ट्स को देखा है कि आपको बुक में मिल जाएंगे, लेकिन बुक में वहाँ पर कई जगह गलतियाँ भी देखने को मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वो बहुत ही ऑथेंटिक दिया जा रहा है और बहुत ही मेहनत के बाद किया जा रहा है, जो कि उस आपके लिए काफ़ी जो है फ़ायदेमंद होने वाला। कहीं भी आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं इस तरीके का बिहार स्पेशल तो आपको फ़िलहाल नहीं मिलेगा।
हमारे चैनल के अलावा। तो चैनल का अगर इसका लाभ उठाइए, और इससे अगर आपको लाभ होता है तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा नहीं चलेगा। ई ना चोलबे भाई कि आप सिर्फ वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब ना करें, तो ये थोड़ा नाइंसाफ़ी हो जाती है। जो कोई भी मेरे जैसे यूट्यूब क्रिएटर हैं जो कि आकर आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये दिक्कत वाली बात है। तो उनके कंटेंट को आप लाइक कीजिए और पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अब देख लेते हैं कि भारत के यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल फिलहाल कौन कौन से हैं। तो वर्तमान में बताया जा रहा है कि भारत में जो है वर्तमान में कुल 43 जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ये अस्थाई सूची में है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये 43वां जो स्थल बना है ये अभी हाल ही में भी बताया गया, और इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल्स में डिस्कस किया था जब हमने डिस्कस किया था कि यूनेस्को का 46 बैठक जो हुआ है विश्व धरोहर समिति का, जो पहला बार हमारे इंडिया में नई दिल्ली में आयोजित किया गया, उस समय हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया था और ये भी बताया था कि यूनेस्को का एक नया सदस्य बना है। 195 पहले था, अब एक नया सदस्य जो बना है हमारा, ये बन गया है नॉर्वे देश। उसके बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था, और उस वक्त कौन कौन से शामिल किए गए थे सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसी वक्त हमने बताया था कि असम का जो चराइदेव मैदान है ये जो है भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल है। इस टॉपिक को आप करंट से भी लिखेंगे, देखिएगा हमारे चैनल पे जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं करंट से लिंक करने के बाद ही आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो वर्तमान में भारत में देख सकते हैं कुल 43 स्थल ऐसे हैं जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, और जो 43वां स्थल है यह है असम का चराइदेव मैदान। अब बात कर लेते हैं बिहार के यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल को, और ये भी हम लोग जानेंगे, इसको ट्रिक से याद करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक क्या कमी रह गया कि बिहार से मात्र 2 ही स्थल को इसमें शामिल किया गया है, और इससे ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता, इन सब के बारे में और क्या करना चाहिए सरकार को, इसके बारे में जानेंगे। तो बताया जा रहा है कि वर्तमान में अस्थायी सूची में 2 स्थल शामिल किया गया है। एक है महाबोधि मंदिर जो कि बोधगया में है, इसे 2002 में शामिल किया गया था, और दूसरा है आपका नालंदा का महाविहार राजगीर जो कि इसे 2016 में शामिल किया गया। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करना है, तो देख सकते हैं यहाँ से आप लिंक कर सकते हैं बोधगया, यानी कि देख सकते 2002 दोनों तरफ एक ही जैसा है। तो बोधगया आप देख सकते हैं, बोधगया को दोधगया भी 2 जैसा भी बोल सकते हैं। बोधगया आप समझ सकते हैं ना कि 2 नाम है, तो बोध से दोध कर सकते हैं, यानी कि 2002 में इसको किया गया। और वहीं आप देख सकते हैं नालंदा महाविहार जो कि 2016 में है, तो इसको आप लिंक कर सकते हैं। जैसे महाविहार आपने सुना होगा, एक प्राचीन भारत में पढ़ा होगा इतिहास में कि महाजनपद काल थे। महाजनपद काल में आपको पता होगा कि हमारे जो देश में 16 महाजनपद से सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा उसमें था राजगीर था, सबसे जो था मगध था, और इसकी राजधानी राजगीर थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, मिस्टेक। सबसे शक्तिशाली महाजनपद था ये मगध था, और उसकी जो राजधानी थी राजगीर। तो 16 महाजनपद में कौन सबसे शक्तिशाली था, मगध, और मगध की राजधानी थी राजगीर। तो आप 16 से यूज करते कि अच्छा 16 मतलब मगध, यानी मगध मतलब जिसकी राजधानी है राजगीर, और जो राजगीर जो है उसे 2016 में कहीं ना कहीं नालंदा महाविहार में शामिल किया। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। उसी को टेबल फॉर्मेट में देख लेते हैं, ये बहुत ही शॉर्ट्स में आपको याद हो जाएगा कि इस तरीके से हमने बता दिया क्रम, फिर बिहार के यूनेस्को विरासत स्थल, अवस्थित और शामिल होने का वर्ष। अब देख सकते हैं कि इसमें जो पहला था महाबोधि मंदिर जो कि हमने बताया कि 2 से याद कर सकते हैं, तो बोधगया 2002 में शामिल किया गया। वहीं नालंदा महाविहार को आप देख सकते हैं कि ये 16 महाजनपद से आप देख सकते हैं जिसकी राजधानी राजगीर थी, 2016 में शामिल किया गया। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। महाबोधि मंदिर के बारे में देख लिया जाए तो ये बोधगया में है, और बताया जा रहा है कि इसकी स्थापना जो है जो मौर्य वंश के जो महान सम्राट थे, सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। और इसमें और भी शासकों का इसमें हाथ था, ऐसा नहीं कि सिर्फ इनके द्वारा था। लेकिन और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे इसलिए किया गया था कि महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति यहीं पे हुई थी, इसीलिए यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि नालंदा महाविहार राजगीर में है जो कि, और नालंदा महाविहार के जो नव कैंपस है इसका जो उद्घाटन अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। इसके बारे में भी एक डिटेल्स वीडियो बता दिया गया है, उसमें इसका स्थापना, इसका महत्व या नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया गया, इन सब के बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया है। तो आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा और आपको इससे बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। इसके जो बनवाया था यानी कि नालंदा महाविहार को देख सकते हैं, इसके जो थे ये सम्राट
कुमारगुप्त थे, और बाद में इसे बताया जा रहा है कि हर्षवर्धन या पाल शासकों का भी संरक्षण मिला था। और इस विश्वविद्यालय का जो विध्वंस किया था, जला दिया था, बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था, इसका डिटेल्स रीजन आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, कंसेप्ट भी क्लियर होगा और जानकारी भी आपको हासिल होगी। क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य ये कंटेंट के साथ साथ उस टॉपिक के अंतर्गत ही हमको उस टॉपिक को याद करा देना। तो आप यहाँ से फिर से रिकॉल कर सकते हैं कैसे किया हमने, कि 2 स्थल है, कौन कौन है, तो एक है दोध, यानी कि 2002 में आपको कौन सा हो गया, तो बोध गया हो गया, और 2016 यानी कि आप देख सकते हैं राजगीर। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, 2016 में उसको दिया गया है। अब देख लेते हैं कि बिहार के यूनेस्को के जो अन्य स्थल, जो संभावित स्थल है या इसे अस्थायी सूची में शामिल किया गया, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है कि भारत का रेशम मार्ग, आप सभी को पता होगा सिल्क रूट के बारे में, ये बहुत ही मतलब प्राचीन काल में सॉरी इसका बहुत महत्व था, और इसे बताया गया कि इसे अस्थायी सूची में डालने का प्रयास किया, अभी प्रस्ताव दिया गया। ये अस्थायी सूची में शामिल नहीं है, कई न्यूज़पेपर की जगह से आप देखिएगा कहीं दिया गया, तो हमने सबको डाल दिया है कि जहाँ जहाँ से जो सोर्स मिला उस चीज़ को कवर अप कर दिया गया है। तो इसे अस्थायी सूची में पहले डाला जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाता है, तो कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद क्या किया जा सकता है, इसे फिर से जो है उसमें डाला जा सकता है अस्थायी सूची में। अब बताया जाए कि ग्रैंड ट्रंक रोड या सड़क ए आजम की बात किया जाए, तो ये बिहार में संभावित यूनेस्को स्थल है, और इसे सड़क ए आजम के नाम से बनाया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं बिहार के कई स्थलों के जोड़ता है। अब बात किया जाए हमारा चंपारण सत्याग्रह, आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी जो हमारे बापू जी हैं, इनका जो है कर्म स्थली ये यही बताया जा रहा है, चंपारण को ही, मोतिहारी को माना जाता है कि इनका जो कर्म स्थली है बापू जी का, ये चंपारण ही है। तो बताया जा रहा है कि इनको भी अस्थायी सूची में डालने का प्रयास किया जा रहा है। अब इससे थोड़ा इतर हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर वर्तमान बिहार से 2 ही स्थल क्यों शामिल किया गया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे राज्य में जो है पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा कमी है, पर्यटन किया जा रहा है, आपके लिए पर्यटन नीति भी लाया गया है, पर्यटन का जो टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार, ये भी लाया गया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए। लेकिन जो चच्चा हैं हमारे राज्य के, इनके द्वारा कहीं ना कहीं बहुत कमियां रह गई हैं। ये पर्यटन का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं एक क्षेत्र में सिकुड़ कर रह गया, और कहाँ तक रह गया, तो आप सभी को पता होगा राजगीर नालंदा तक ही सीमित रह गया। यानी डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ, तो राजगीर में हुआ। इसे जो है बहुत किया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हाल ही में बहुत सारा डेवलपमेंट किया गया, रोपवे का इस्तेमाल किया गया, ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया है, जू सफारी, नेचर सफारी, सभी चीज़ का यहाँ पे किया गया। लेकिन अन्य क्षेत्रों पर जहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार का बहुत ही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और गौरवशाली अतीत है। यहाँ पे अगर देख सकते हैं जैसे स्विट्जरलैंड को आप जानते होंगे कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड के ऐसे कुछ देश है जहाँ पे उनका इकोनॉमी ही पर्यटन से चलता है, और हमारे यहाँ सभी सोर्स है। हमारे यहाँ राज्य के द्वारा क्या किया जा रहा है, सिर्फ योजनाएं लाई जा रही है, लेकिन उस पर क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो रहा है। लेकिन उसको सही ढंग से क्रियान्वयन किया जाए तो बहुत ही डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन हम लोग क्रियान्वयन क्या कर रहे हैं, एक अपने क्षेत्र पे जो रहता है वही क्षेत्र पे किया जाए, कि डेवलपमेंट जो हो रहा है तो राजगीर में हो रहा है तो सिर्फ राजगीर में हो जाएगा, अन्य कहीं जगहों पे नहीं। आप बिहार के कई जगह पे ऐसे जहाँ टूरिस्ट प्लेस है, बहुत एक से बढ़कर एक है, जिसका बहुत ज़्यादा महत्व है, चाहे वो किसी धर्म विशेष का हो या ऐतिहासिक हो, तो बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका डेवलपमेंट में आप देख सकते हैं कि जीरो, बहुत ही खराब स्थिति है। आप देख सकते हैं जैसे वैशाली की बात किया जाए, आप वैशाली में वहाँ पे आप देख सकते हैं वैशालीगढ़ में एक अभिषेक पुष्करणी है, जिसका अतीत इतना गौरवशाली है कि शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। क्योंकि अभिषेक पुष्करणी में बताया जाता है कि पहले के समय जो बज्जी संघ जो होता था, उस वक्त के राजा महाराजा जो बनते थे, इसी में स्नान के बाद ही वो अपना राज्याभिषेक कराते थे, इसलिए इसका नाम अभिषेक पुष्करणी किया। और आज आप उस अभिषेक पुष्करणी में तालाब को देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, कहीं बकरी चर रहा है, कहीं भैंस को नहलाया जा रहा है, कोई मल त्याग कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, और यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या इसका डेवलपमेंट करने की आवश्यकता नहीं? क्या हमारे चाचा कोई दिमाग तो होना चाहिए, ऐसे उन्होंने बहुत काम किए 15 साल में, जो उनके द्वारा किया गया वो बहुत ज़्यादा किया गया। लेकिन क्या ये डेवलपमेंट पूरे बिहार में विस्तारीकरण नहीं किया जा सकता? क्या एक जगह पे सिकोड़ कर रखना ये सही चीज़ है? तो क्योंकि ये पर्यटन को अगर डेवलप किया जा सकता है तो बिहार बहुत ही आगे जा सकता है, और बिहार में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है, पर्यटन हब के रूप में बिहार कहीं ना कहीं उभर सकता है। तो ये सारी कमियां हैं जिसके वजह से आपको जो है बिहार में भी
फिलहाल जो है बहुत ही कम पर्यटन यूनेस्को में शामिल किया गया। आप देख सकते हैं कि बिहार में जो है घरेलू पर्यटक भी बहुत हैं और विदेशी पर्यटक भी बहुत आते हैं, लेकिन उनके लिए जो है हमको क्या करना है, और भी आधारभूत सुविधाएं हैं, इन सबको डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। और जो स्थल जो ऐतिहासिक महत्व है उनको डेवलपमेंट करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो बताया गया कि प्राचीन वैशाली के जो खंडहर है इन्हें बिहार में भी ये संभावित स्थल में शामिल है। लंगट सी कॉलेज की बात किया जाए, ये 1916 मुजफ्फरपुर में स्थित है और लगभग देख सकते हैं आपके 100 वर्ष से पुराना हो गया। और बताया जरा कि ये वेधशाला जो है अब तक जो है यूनेस्को के लुप्त प्राय सूची में शामिल नहीं किया गया। और आपको याद होगा तो लंगट सिंह कॉलेज ये वाला टॉपिक से जो है बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा भी गया था और बाद में से डिलीट भी कर दिया गया था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि राजगीर की 40 किलोमीटर लंबी साइक्लोपिन जो कि चीन की दीवार से भी बताया जा रहा है कि बहुत पुराना ये दीवार है। और बताया गया कि कई बार इसे जो है बिहार आर्कियोलॉजिकल विभाग के द्वारा 1987 में भेजा गया, लेकिन अब तक जो है इसके द्वारा फाइनली रिमाइंडर नहीं आया है कि इसको कब शामिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। अब फाइनली बात कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना हुआ 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस के फ्रांस में। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 196। हमने बताया था कि 195 था और एक नवीनतम सदस्य बना था नॉर्वे जो कि 2024 में बना है और भारत में ही बना है, क्योंकि भारत में इस बार जो इसकी अध्यक्षता हुई है यूनेस्को 46 मीटिंग की, उसी में इसको बनाया गया है। और इस यूनेस्को का मूल उद्देश्य जो है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार, सूचना के माध्यम से शांति को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन, ये सारे मुद्दों पे काम करता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? हमको लग रहा है कि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। बिहार ज्योग्राफी के भी काफ़ी लेक्चर को कवर किया गया है, बिहार हिस्ट्री के भी काफ़ी लेक्चर को कवर किया। अब चाहे तो जाकर देख सकते हैं, हमारा बिहार हिस्ट्री का लेक्चर के अंतर्गत हमने इसको कवर किया। इससे पहले जो हमने बिहार का जो हिस्ट्री का जो टॉपिक है, कई टॉपिक को हमने कवर कर लिया, जिसमें गया अधिवेशन, उसके बाद बांकीपुर अधिवेशन, इन सब को डिस्कस कर लिया है। और आगे टॉपिक हम लोग चंपारण सत्याग्रह, इन सब के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो ही गए होंगे कि बिहार में जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2 स्थल शामिल है अस्थायी सूची में। एक है बोध गया जो कि 2002 में किया गया था, और जो 16 महाजनपद से आप याद रखना, मगध की राजधानी राजगीर। और इसको जो है महाबोधि मंदिर जो राजगीर में है, ये इसको आपको कब किया गया था? तो 2016 में किया गया है। तो इसका PDF आपको चाहिए तो इसका टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो जो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।